नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ौदा की बात करेंगे। उपचुनाव का ऐलान होने के बाद चुनाव गढ़ में गर्मी और बढ़ गई है। सत्ता के मुकाबले के लिए बड़ौदा स्टेडियम तैयार है, यानी इस सीट को पाने के लिए। लेकिन जीतेगा कौन, कौन पैविलियन लौटेगा, यह फिलहाल जनता के हाथ में है और जनता तय करेगी कि किसके नाम होगी जीत की ट्रॉफी। लेकिन राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। सियासी उतार चढ़ाव के बीच बड़ौदा की पिच 2020 के लिए तैयार है। किस कप्तान की रणनीति से जीत का बवंडर उठेगा और किस दल का खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होगा, यह बड़ौदा की ऑडियंस के हाथ में है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो समेत तमाम दल सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी लगातार बैठक कर रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक जारी है और बैठक में कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव जीतने की रणनीति तय करेगी कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए। पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महामंत्री रणदीप सुरजेवाला, वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय यादव और कुलदीप शर्मा सहित कई नेताओं को बुलाया है, यानी वो लोग मौजूद हैं इस बैठक में। और खबर फास्ट को आपको बड़ौदा चुनाव के हर पहलू की सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दे रहा है। चुनावगढ़ के स्टेडियम से भी मतदान मतगणना की पूरी टेली सीरीज आप खबर फास्ट पर देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ौदा के ग्राउंड में दंगल की कैसी तैयारियां चल रही है, इसको लेकर हम हमारे इस खास बुलेटिन में बातचीत करने वाले हैं। पहले राम सिंह बार के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता हैं राम सिंह बार। बड़ौदा चुनाव को लेकर हमें ताजा अपडेट देंगे। राम सिंह बार, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां बैठकों के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो प्रचार है वो कैसा आपको नजर आ रहा है? क्या अभियान तेज हो गया है? हालात धीरे धीरे गर्मी को बढ़ाने वाले हैं या फिर कोरोना संकट के चलते अभी मैदान पर सुस्ती है? पहलवानों का जो दम भरने का दौर है अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। देखिए शमशेर, बड़ौदा उपचुनाव का जो दंगल है वो लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि चुनावी जो डेट थी वो डिक्लेयर होगी और डिक्लेयर होने के बाद सभी पार्टियों में एक हलचल पैदा हो गई है। और हलचल पैदा होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अलग अलग रणनीतियां बनाने के लिए जुटी हुई हैं। अगर बात करें यहाँ के ग्राउंड लेवल की, अगर बात करें तो यहाँ निश्चित तौर पर इससे पहले कल जब दिनांक घोषित की गई है तो इससे पहले बीजेपी पार्टी ताबड़तोड़ दौरे कर रही थी। उनके जो नेता थे और विपक्ष के भी कहीं ना कहीं इतने ज्यादा दौरे नहीं हुए, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा अगर बात करें, प्रदेश की सरकार द्वारा ताबड़तोड़ दौरे किए गए। और इससे पहले पूरी जो घोषणाएं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर बड़ौदा हल्के के लिए की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक चुनावी रणनीति की बात हम कर रहे हैं और चुनावी जो घोषणाएं हालांकि कर दी गई हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लगातार जो अभी आचार संहिता भी लग गई है। आचार संहिता में किसी भी प्रकार की घोषणा जो है पहले कर दी जरूर गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा। हालांकि करीबन अगर बात करें तो 25 करोड़ रुपए की एक लागत से यहाँ पर पूरा एक एस्टिमेट भेजा गया था बड़ौदा हल्के के विकास के लिए, लेकिन उसका करीबन 17 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं पास होकर भी आ गया था और उस पर काम अभी लगातार जारी है। और जिसमें स्थानीय स्तर की जो सड़कें हैं, ग्रामीण स्तर पर जो विकास के जो कार्य होते हैं, पीने के पानी की नहरी पानी है, अलग अलग जो परियोजनाएं हैं जो उनको 17 करोड़ की लागत से वो शुरू कर दिया गया है। और अगर चुनावी हलचल अगर हम बात करें तो सभी पार्टियों में एक पूरी तरह से हलचल चल रही है। हर कोई बड़ौदा को फतेह करने की तैयारी में जुटा हुआ है। सभी की कोशिश यही है कि बड़ौदा हल्के को किस तरह से फतेह किया जाए। हालांकि बड़ौदा का जो चुनाव है वो हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इनेलो अपने पुराने जनाधार को लौटाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस अपनी सीट को बचाने की कोशिश करेगी, बीजेपी अपने उस 5 साल का जो विकास का दावा करती है उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करेगी। जननायक जनता पार्टी की भी महत्वाकांक्षा है कि यहां से उनका उम्मीदवार, हालांकि दिलचस्प रहेगा कि दोनों में से प्रत्याशी किसका होगा। लेकिन जो आम जन के बीच आप जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं क्या उनके अंदर इस चुनाव को लेकर कोई खासा उत्साह है? राजनीतिक पार्टियां तो उत्साहित हैं, लेकिन आम आदमी को कोई उत्साह नजर आता है, भरोसा नजर आता है, विश्वास दिखता है क्या कि ये चुनाव है और वाकई में महत्वपूर्ण चुनाव है? देखिए शमशेर, जब से यहाँ के इस सीट ये सीट जो खाली हुई है
जो बड़ौदा के कृष्ण हुड्डा जी, जो स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी है, जो यहाँ इस सीट उनके देहांत होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो उसके बाद निश्चित तौर पर लोगों में एक जो उपचुनाव को लेकर जो एक चर्चा थी, वो कहीं ना एक उत्साह के रूप में जरूर देखी जा रही है। क्योंकि उत्साह इसलिए देखी जा रही है क्योंकि बड़ौदा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पिछले कई 10 सालों से विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, और विकास कार्य ना होने की वजह से लोगों में शुरुआत से ही एक दिक्कत रही है, और कहीं ना कहीं एक लोगों में नाराजगी भी रही है, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाए। चाहे वो प्रदेश स्तर में अगर बीजेपी सरकार बेशक रही हो, लेकिन बड़ौदा की सीट पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का विधायक था, उसकी वजह से यहाँ विकास कार्य नहीं हो पाए। और कहीं वहीं अगर बात करें प्रदेश की सरकार की, तो प्रदेश की सरकार पर लगातार कांग्रेस इस प्रकार की चीटा कसी भी जो है वो लगातार करती रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है और उनके साथ बड़ौदा हल्के के लोगों के साथ एक भेदभाव किया गया। ऐसा कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे हैं। लेकिन उत्साह की अगर बात करें तो उत्साह इसलिए भी है क्योंकि कोई भी उपचुनाव जब होता है तो उस दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं और विकास कार्य जो है वो प्रदेश की सरकार द्वारा, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, वहां पर विकास कार्य शुरू हो जाते हैं। और इसी के चलते जब ये सीट खाली हुई थी तो उसके तुरंत बाद बीजेपी सरकार यानी प्रदेश सरकार ने रणनीति बनाकर यहाँ के विकास कार्यों के लिए एक शुरुआत जरूर कर दी थी। लेकिन जो विकास कार्य है वो हालांकि शुरू जरूर कर दिए हैं, कुछ कार्य हो भी गए हैं, और इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं ये उत्साह जरूर होता है कि जो कार्य 10 साल से नहीं हो पाया था, अब वो कार्य धीरे धीरे सिरे चढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि कई बड़ी घोषणाएं भी यहाँ की गई हैं, जैसे IMT बनने का एक प्रावधान जो यहाँ पर होना था, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो राइस मिल है वो बनना था, एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो जनता कॉलेज है, कॉलेज को यूनिवर्सिटी की एक घोषणा, एक सौगात बीजेपी सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन ये सभी सौगातें जो है जो इसकी रणनीति के चलते हैं, कहीं ना कहीं अभी फीकी जरूर देखी जाएंगी, क्योंकि कोई भी घोषणा है पिछले 3 या 4-5 दिन पहले ही की गई थी, जो बड़ी घोषणा थी, लेकिन यानी ये अचानक कहा जा सकता है कि अभी जो घोषणाएं की गई हैं आचार संहिता से पहले, इनको लेकर जनता को अभी विचार करना है, आत्ममंथन करना है, और सरकारों की तरफ से तो कोशिश होती है कि जो भी चुनाव आता है उसमें चुनावी सौगात देने का प्रयास हर जगह होता है। मैं आऊंगा आपके पास, मेरे सहयोगी इस वक्त यश खुराना भी जुड़ गए हमारे साथ, और कांग्रेस के भी चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है, उस बैठक को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यश के पास चलेंगे। यश खुराना, क्या ताजा अपडेट है बैठक को लेकर, क्या आपके पास अभी रिपोर्ट है? बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के हरियाणा की इकाई के पहुंच चुके हैं, और बैठक में अभी कितना और वक्त अगर शुरू नहीं हुए तो कितना वक्त लग सकता है शुरू होने में, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी शमशेर, आप बताएं कि दिल्ली में 15 स्थित GRG मार्ग में बैठक अभी चल रही है, जिसमें तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक कर रहे हैं, नेता बैठक कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, उम्मीदवार किसको बनाया जाए, टिकट किसको दी जाए, ये बड़ी बात यहाँ पर देखी जा रही है। क्योंकि अब कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस को 2019 में भी यहाँ पर जो उनके कृष्ण हुड्डा थे उनको जीत मिली थी, 2014 में भी जीत मिली, 2019 में जीत मिली थी। लेकिन अब देखा गया यहाँ पर कि उनका देहांत हो गया है, दोबारा से सीट खाली हुई। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है और हैरान कर देने वाली बात कांग्रेस के लिए ये है कि अब साख का सवाल है, उसको कैसे बचाया जाए, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको टिकट दी जाए। इसी को लेकर 15 GRG मार्ग में यहाँ पर बैठक चल रही है, जिसमें तमाम नेता पहुंच चुके हैं, और जैसे ही बाहर आएंगे हम उससे प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या अपडेट है, क्या नहीं है। बिल्कुल, ये तैयारी चल रही है यश कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है पार्टी का, उसको मैदान में उतारा जाए, उसके ऊपर एक सहमति बने, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। बीजेपी को, जेजेपी को तो ये सोच सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों में से कोई एक प्रत्याशी होगा, लेकिन कांग्रेस को लेकर ये कह सकते हैं कि आज इस बैठक के बाद हो सकता है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाए, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, हो सकता है कि बैठक के बाद किसी उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी जाए कि आखिरकार किसको टिकट दी जाएगी, कौन उम्मीदवार होगा। क्योंकि अब यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, कुमारी शैलजा के अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक चल रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बैठक से यहाँ अंदर से हमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, किसी की मुहर लग सकती है किसी की उम्मीदवारी पर। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार किसको टिकट दिया जाता है, किस पर मुहर लगती है। बिल्कुल यश खुराना, आप इस पूरे बैठक के ऊपर नजर बना के रखें, और जैसे ही यहाँ से कोई अपडेट आता है तुम आपके पास आएंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में क्या निकलकर सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया यश खुराना इस जानकारी के लिए। मैं राम सिंह बार के पास जाना चाहूंगा। राम सिंह बार, कांग्रेस की बैठक चल रही है, शाम को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के
जो मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक होने वाली है, लेकिन यहाँ धरातल पर जैसे हम बात लगातार कर ही रहे हैं, खासकर कौन सी ऐसी चीजें जिनको लेकर इस बार जनता वोट करेगी? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीत जाती है, जो बीजेपी 75 पार की बात करती थी वो सपना यहां पर साकार नहीं हुआ। कांग्रेस का गढ़ यहां पर इसको माना जाता रहा है। दूसरी तरफ इनेलो किसी जमाने में यहां पर अपना अच्छा खासा जनाधार रखती रही है। लेकिन यहां आम आदमी क्या चाहता है? सरकार से क्या चाहिए? क्या जो सरकार की तरफ से यहाँ जो घोषणाएं की गई हैं उनका असर दिखेगा, या फिर ये सिर्फ चुनावी वादे जिनको लेकर जनता भरोसा नहीं करेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी का जब कार्यकाल रहा था 2014 तक तब के हालात को लेकर लोग वोट करेंगे? क्या कुछ आपको नजर आता है, या फिर भावनात्मक तौर पर यहाँ पर कार्ड खेला जाएगा, या कृषि बिलों को लेकर कुछ न कुछ यहाँ पर हो सकता है? देखिए शमशेर, इसमें कई पहलू नजर आते हैं। सबसे बड़ा पहलू जो हमें इस पर प्रकाश डालेंगे, इसमें सबसे पहले तो यही है कि बड़ौदा उपचुनाव एक बहुत बड़ी पूरे देश की नजर है और सभी पार्टियां यहाँ पर फतेह करना चाहती हैं, और फतेह करने के लिए हर प्रकार की रणनीति सभी पार्टियों ने तैयार कर ली है, लगभग तैयार कर ली है। और अगर बात करें यहाँ के लोगों की, तो लोगों की जो दिमागी अगर बातचीत अगर कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है तो वो ये है कि इससे पहले यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए, चाहे वो यहाँ पर कांग्रेस का जो विधायक है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ लोगों में नाराजगी थी, और हालांकि पिछला चुनाव में भी लोगों की नाराजगी जरूर कही जा रही थी, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने दोबारा फिर फतेह हासिल करी थी, विजयी हासिल करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जब लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर एक बात जरूर निकल कर आ रही थी। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमारा हल्का लगातार 10 साल से पिछड़ा हुआ है, यहाँ विकास कार्य हुए ही नहीं है। हालांकि जब कोई भी विकास कार्य के लिए जो ग्रामीण है वो कांग्रेस नेता के पास जब जाता था, स्थानीय विधायक के पास जब जाता था, तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता था कि वो लोग सत्ता में नहीं है, वो केवल बड़ौदा सीट पर बैठे हुए हैं, वो ये आपका काम नहीं करा सकते। तो ये सभी पहलू कहीं ना कहीं ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर राम सिंह बार यहाँ के लोग वोट करेंगे। लोग विकास चाहते हैं, सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, विधायक किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन इलाके का विकास होना बहुत जरूरी है। और लोग ये चाहते हैं कि इस इलाके का विकास हो, वो चाहे सरकार में रहकर सरकार का विधायक करे या फिर विपक्ष में रहकर जो अपनी जनता की जो आवाज है वो सदन के पटल पर रखे। लेकिन ये जरूर है यहाँ पर कि विकास कार्य इस इलाके में नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी। अब देखना होगा वो नाराजगी किसके खिलाफ जाती है और किसके पक्ष में जाती है। शुक्रिया राम सिंह बार इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बिहार में क्या पक रहा है। इस वक्त बिहार के हालात को लेकर चर्चा करेंगे। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है, वहां पर जेडीयू है, आरजेडी है, वो क्या खेल खेल रहे हैं चुनाव को लेकर। वक्त एक ब्रेक का है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। टिड्डी दल का प्रहार न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें। किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434 9017222255 9896 920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसान भाइयों की। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां एक और महागठबंधन के भविष्य पर कांग्रेस ने ग्रहण लगा दिया है। वह चिराग पासवान एनडीए की बत्ती गुल करने में लगे हैं। एलजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन अभी चिराग पासवान की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एनडीए में एलजेपी को लेकर चल रहा घमासान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एलजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। यहां तक कि एलजेपी के प्रधान महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार बता दिया। इधर महागठबंधन में पार्टियों के शीर्ष नेताओं में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक बिहार में स्थिति साफ नहीं हुई कि कौन किसके साथ जाएगा, किस पार्टी के प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें जिनको लेकर इस वक्त बिहार में मंथन चल रहा है। जब तक ये गठबंधन की तस्वीर, महागठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो जाती, ये कहना बहुत मुश्किल है कि बिहार में जो चुनाव है वो कहां जा रहा है। लेकिन डॉक्टर दिलीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो हमें कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो बिहार की राजनीति से जुड़ी हैं और वहां पर बिहार में जो स्थिति इस वक्त क्या बनती हुई नजर आती है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर एलजेपी का साथ एनडीए को मिलेगा, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले सर आपका। चलिए, संपर्क उनका टूट गया। सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, हम जल्दी से आपके साथ जुड़ते हैं और फिर बात करते हैं आपसे कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो मंथन चल रहा है, क्या उसने अभी तमाम उन दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जो इस बार सत्ता की राह पाने की कोशिश में है एक बार फिर से, या फिर जो काफी समय सत्ता से बाहर रहे वो। यानी हम बात कर रहे हैं आरजेडी की, जेडीयू की तरफ से या एनडीए की तरफ से हम बात करें तो उनकी तरफ से सीएम का चेहरा बिल्कुल साफ है। लेकिन आरजेडी जो महागठबंधन की बात कर रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी अपने सम्मानजनक स्कोर को हासिल करने की कोशिश में, यानी सीटों की बात हम कर रहे हैं, वो चाहती है कि उनको भी ऐसा सम्मानजनक स्कोर मिले, सीटें मिले जहां पर वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। लेकिन आरजेडी क्या सोचती है, वो क्या चाहती है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। आरजेडी के पास जो प्रत्याशी है वो युवा चेहरा जिसको बताया जा रहा है, लेकिन उस युवा चेहरे के सामने अनुभव के सामने युवा कितनी टक्कर दे पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर जानेंगे आपसे बिहार में जो इस वक्त चल रहा है, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है या भी लगेगा हफ्ता 10 दिन इस चीज को स्पष्ट होने में। देखिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग, बट ये जरूर है कि बिहार की अभी जो स्थिति है, एक तरफ से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं नीतीश बाबू, वो काफी हद तक चेहरा साफ नजर आ रहा है। और जो अभी आप बात कर रहे थे एलजेपी की 145 से 45 सीटों पर लड़ने की, ये एक बार्गेनिंग का अवस्था है, अभी बिगनिंग है। और उसको ध्यान में रखते हुए रामविलास पासवान, चिराग पासवान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ सके, उनकी सेव स्टेट पॉलिटिक्स में हो। वो एनडीए से बाहर नहीं जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो यही है कि वो एनडीए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो आधार है वो कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जो रिजर्व है वहीं तक है। जमुई है, खगड़िया है, हाजीपुर है, यहाँ की जो सीटें हैं वहाँ पर उनका होल्ड है। और ज्यादा से ज्यादा वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर सके, इसके लिए वो ज्यादा सीट मांगने के फिराक में है। लेकिन नीतीश या बीजेपी, जेडीयू या बीजेपी एक बड़े भूमिका में है, तो वो उनको इतनी सीटें देते हुए देगी, मुझे डाउट है। हाँ, ये वो एक एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं और उसका फायदा उनको नजर भी आएगा, एक दबाव बनाने की कोशिश भी होती है। जहाँ तक बात आरजेडी की है, उनकी स्थिति पहले से थोड़ी सी कमजोर होते हुए दिख रहे रघुवंश बाबू के जाने के बाद, लालू प्रसाद जी के एक्टिव न होने के बाद। लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर है, क्योंकि लालू यादव के अपने जो वोट बैंक हैं वो सीधे सीधे युवा जो नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं उस पर जाने की पूरी संभावना है। जातीय समीकरण भी बहुत बड़ा रहता है बिहार में, उससे हट करके हम लोग सोचे कि वहाँ राजनीति का परिणाम होगा, तो शायद अभी ये कहना जल्दी होगा। कांग्रेस क्या सोच रही है बिहार में सर? कांग्रेस, देखिए, वो स्थिति उसकी ये है कि उसके जो परंपरागत वोटर हैं वो नाम की जाति से बात कर आप उसको देख सकते हैं, वो उसको मिलेगा। 7 से 8% जो वोट जो उसका इंटैक्ट वोटर है, जो वो वफादार काडर है, वो तो रहेगा। लेकिन गठबंधन के भी वोट उसके तरफ ट्रांसफर होंगे। और कांग्रेस की स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में भी
बहुत बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरी नहीं थी। इस बार भी कांग्रेस पिछली बार की तुलना में ही मोरलेस उतनी ही मजबूत दिखेगी। कांग्रेस की अपनी दे रहेगी। कांग्रेस अगर आरजेडी से संबंधित कोई एज आता है राजनीति में तो उसमें कांग्रेस का अहम रोल रहेगा। कांग्रेस भी उसी स्थिति में है जो एनडीए में एलजेपी की स्थिति है। एलजेपी को अगर सम्मानित स्कोर नहीं मिलता है तो क्या वो तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकती है, ऐसी उनकी आपको इस वक्त हैसियत नजर आती है, या फिर वो दो युवा चेहरे दोनों साथ आ सकते हैं? हालांकि ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वाली बात होगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं शमशेर साहब, वो संभव, राजनीति में कुछ भी संभव है। और ये आप न भूलें कि रामविलास और लालू जी की जोड़ी ने बिहार में एक बहुत फेमस जोड़ी रही। शरद यादव जी भी उसमें शामिल थे, नीतीश जी भी उस वक्त थे। तो ये कोई अछूता नहीं रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त रामविलास जी को कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे मौसम वैज्ञानिक और बेटे को भी वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रिस्क चिराग पासवान एंड कंपनी लेने जा रही है। लेकिन ये अभी चुनावी समर है। अगर उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनका पूरा होते हुए, उसके नजदीक होते हुए नहीं दिखाई देता, तो संभावना कम है। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव है ऐसा कहना उचित नहीं होता। तीसरा मोर्चा अगर बनता है, देखिए ये सारी चीजें इसी बात को लेकर तय होंगी कि किसका आत्मसम्मान बरकरार रहता है, लेकिन जिसका आत्मसम्मान आहत होगा वो तीसरा धड़ा तैयार कर सकता है। क्या ऐसी संभावनाएं हैं, बन सकता है या नहीं बनेगा? देखिए, तीसरे धड़े की संभावना मुझे बिहार में नहीं दिखती। कम से कम प्री इलेक्शन कंडीशन तो ऐसा नहीं है। पोस्ट इलेक्शन कंडीशन शायद ऐसा बन सकता है। आप देखिए कि कन्हैया वाला जो सीट था, वो बेगूसराय वाला, वो भी कहीं न कहीं आरजेडी से मिलते हुए एक फाइनल अनाउंसमेंट होना ही बाकी है। होते हुए नजर आ रहा है कि वो यूपीए गठबंधन के साथ जाएंगे और इधर ये एनडीए गठबंधन। तो कोई तीसरे मोर्चे की संभावना ऐसा अभी धरातल तैयार नहीं है। एक और सवाल खड़ा हो रहा है छोटा सा मन में, जो एलजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्या उसको एनडीए के किसी घटक दल की तरफ से पुश किया जा रहा है या फिर वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है? ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए में ही किसी एक प्रमुख पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश दूसरी पार्टी की तरफ से की जा रही हो कि अगर ऐसा नहीं करे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ये खुद अपने आप में रामविलास पासवान जी को राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है। और चिराग पासवान, ये मान के चलिए कि कोई भी अगर फैसले लेंगे, हालांकि उनको एक अधिकार दिया गया है, तो बिना रामविलास जी के सलाह के नहीं लेंगे। अभी रामविलास पासवान की स्थिति मार्गदर्शक मंडल की नहीं है, वो जरूर थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन वो उनके सारे बड़े फैसले वही करते हैं। चिराग पासवान एक चेहरा जरूर हो सकता है। तो अभी ऐसी स्थिति बनते हुए तो नजर नहीं आ रही कि उनको कोई पुश करेगा, रामविलास जी को कोई पुश करे। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको अभी ऐसी स्थिति रामविलास जी के लिए तो है नहीं चले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। डॉक्टर दिलीप, वरिष्ठ पत्रकार, जो बिहार की राजनीति की जो बारीकियां थे हमें समझा रहे थे। हालांकि अभी बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होनी बाकी हैं, क्योंकि चुनाव में जैसे जैसे सरगर्मियां तेज होंगी, गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर, गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ तय होने वाला है, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो डॉक्टर दिलीप हमें बता रहे थे कि इसमें त्रिकोणीय कोई मुकाबले की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। एनडीए और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, वो जरूर मुकाबले में दोनों का देखने को मिलेगा। तीसरा मोर्चा अभी तय नहीं है, लेकिन राजनीति में संभव कुछ भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।